हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लास 11th के चैप्टर 2 यानी कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर फर्स्ट यानी कि सेट और चैप्टर सेकंड यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। आज हमारी है 42 नंबर लेक्चर है। इससे पहले हम 41 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और 41 क्लासों के अंदर हमने दो चैप्टर, हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, हर एक डेफिनेशन और हर एक रिमार्क के साथ क्या किए हैं, कंप्लीट किए हैं। जैसे कि ठीक स्कूल के अंदर करवाया जाता है, ठीक उसी पैटर्न पे, और वो भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं कि जल्दीबाजी में आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाने के चक्कर में जल्दीबाजी में काम निकाल दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल हमारी सारी क्लासेस रहती हैं। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और इसका आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके अंदर थोड़ा बहुत एंगल्स के बारे में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। इसके साथ ही यदि अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियोस के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करें भाई, शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की हमारी है क्लास। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। देखो, क्लास 11th की जो मैथ्स की एनसीईआरटी दी गई है, मैथ्स की एनसीईआरटी, उस क्लास मैथ्स के एनसीईआरटी के अंदर जो चैप्टर फर्स्ट दिया गया है, जो चैप्टर फर्स्ट दिया गया है, उस चैप्टर फर्स्ट का नाम है सेट, जिसको हिंदी में कहा जाता है समुच्चय। क्या कहा जाता है, समुच्चय। और जो चैप्टर सेकंड आपके दिया गया है, चैप्टर सेकंड, उस चैप्टर सेकंड का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन यानी कि संबंध, संबंध और फलन, संबंध और फलन। ये चैप्टर फर्स्ट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर सेकंड भी हम क्या कर चुके हैं, कंप्लीट। चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के अंदर जो बच्चे हमारे साथ फर्स्ट वीडियो से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है। हम एक्सरसाइज का हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन, इसके साथ ही मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करवाते हैं और मिसलेनियस एग्जाम्पल भी करवाए हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, अगर कोई मैथ्स को रटना नहीं चाहता है और समझना चाहता है तो तीन बेसिक चैप्टर हैं जो आपको आने ही चाहिए। पहला चैप्टर कौन सा, सेट। दूसरा चैप्टर कौन सा, रिलेशन। और तीसरा चैप्टर कौन सा, फंक्शन। या तीसरा टॉपिक कौन सा, फंक्शन। हमने सेट क्या होता है ये भी देख लिया, रिलेशन क्या होता है ये भी देख लिया, और फंक्शन क्या होता है ये भी देख लिया। तीनों बेसिक टॉपिक हमने क्या कर लिए, कंप्लीट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड, जो आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है। और इस थर्ड चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब अगर आप चैप्टर सेकंड नहीं पढ़े होते तो चैप्टर सेकंड आप नहीं पढ़ते तो आपको फंक्शन के बारे में पता नहीं लगता, और फंक्शन के बारे में पता नहीं लगता तो भाई आपको ये बात कैसे समझ में आती। फिर चैप्टर थर्ड के आगे लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपको कैसे पता लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या है, बताओ। नहीं पता लगता ना। इसीलिए ये तीन टॉपिक आपको आने बहुत ज्यादा जरूरी है, सेट, रिलेशन और फंक्शन। जिस बच्चे को ये तीनों टॉपिक अच्छे से आते हैं वो मैथ्स को कभी नहीं रटेगा, उसको मैथ्स अच्छी लगेगी और फ्यूचर में जाके वो मैथ्स में अपना करियर बनाने का जरूर सोचेगा। और जिसने इन पे अपनी कमांड ढीली कर दी, धीरे धीरे वो मैथ्स को रटने लगेगा और मैथ्स उसे बोरिंग लगने लगेगी। फिर मैथ्स में उसका धीरे धीरे इंटरेस्ट कम हो जाएगा। जबकि आप देखा जाए तो मैथ्स एक बहुत ही अच्छा और एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आज हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट होता है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और इसको हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारी सभी क्लासेस बाइलिंगुअल रहती हैं, हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके एनसीईआरटी को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या करता है, आता है भाई। चलते हैं आगे। तो किसी ने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड नहीं देखा है तो पहले वो देखे फिर यहाँ पे आए भाई, है ना। चलो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन बोलना क्या चाहता है।
इंट्रोडक्शन देखते हैं कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन बोलना क्या चाहता है। ये ऐसे कहना चाहता है द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है ना, ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से ग्रीक वर्ड से? एक ट्रिगोन और एक मेट्रॉन। ट्रिग्नोमेट्री शब्द दो ग्रीक वर्ड को मिलाने से बना है। और कौन से दो वर्ड है? एक ट्रिगोन और एक मेट्रॉन। बात आता है कि इसका मतलब क्या है इन दो वर्ड्स का, ट्रिगोन और मेट्रॉन्स का। तो इसका मतलब है मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। कोई भी आपके पास ट्राइंगल है, मान लो ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड है? 1 2 एंड 3। इसकी साइड्स को मेजर करना। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग है वो क्या है? मेजरिंग द साइड ऑफ ए ट्राइंगल। कोई आपसे पूछ ले कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप उसको क्या बताओगे? किसी भी ट्राइंगल की साइड को मेजर्स करने के लिए, मापने के लिए जो शब्द काम में लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहा जाता है? ट्रिग्नोमेट्री। और ये ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से मिला है, किस किस से? ट्रिगोन और किससे मिलकर बना है? मेट्रॉन से। इतनी बात समझ में आती है? तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। इतनी बात सबको समझ में आती है? आगे चलते हैं। The subject was originally developed to solve geometric problem of involving triangles। बोले बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री सब्जेक्ट को डेवलप क्यों किया गया। आखिर ट्रिग्नोमेट्री को डेवलप क्यों किया गया? तो वो बोलता है कि ट्राइंगल से जुड़ी हुई जितनी भी ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स रहती है ना, ट्राइंगल से जुड़ी हुई जितनी भी ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स रहती है उनको सोल्व करने के लिए, ट्राइंगल से जुड़ी हुई जितनी भी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम रहती है उनको सोल्व करने के लिए कौन से सब्जेक्ट को डेवलप किया गया? ट्रिग्नोमेट्री सब्जेक्ट को। कौन से सब्जेक्ट को डेवलप किया गया? ट्रिग्नोमेट्री सब्जेक्ट को। आगे देखते हैं। इट वाज स्टडीड बाय सी कैप्टन्स फॉर नेविगेशन। बोले ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां कहां पे होता है? बोले जो समुद्र के जो कप्तान होते हैं ना वो नेविगेशन के अंदर इनका यूज करते हैं। सी कैप्टन किसके अंदर यूज करते हैं? नेविगेशन के अंदर। जो इंजीनियर्स रहते हैं ना, इंजीनियर्स जो रहते हैं वो जो नई जमीन रहती है उसके सर्वे के अंदर इसका यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आखिर डेवलप कैसे हुई? तो बोलते जो सी कैप्टन्स थे ना उन्होंने नेविगेशन के अंदर इसका यूज किया। जो इंजीनियर्स थे ना उन्होंने सर्वे के अंदर, जो नई लैंड होती है ना, न्यू लैंड, उसके सर्वे के अंदर भी इसका क्या किया? यूज किया। इसलिए ये क्या होती चली गई? डेवलप होती चली गई। आगे क्या बोल रहे हैं? करंटली ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड मैनी एरियाज इन प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान समय में तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा डाइवर्स हो चुकी है, इसका यूज बहुत ज्यादा क्या हो चुका है? डाइवर्स। नहीं, यानी कि शुरुआती समय में जब आप देखते हो कि ट्रिग्नोमेट्री डेवलप्ड कैसे हुई, तो हम बोलते हैं शुरुआती समय में तो जो सी कैप्टन्स थे ना वो नेविगेशन के इसके अंदर इसका यूज करते थे। इंजीनियर्स जो थे ना वो किसके अंदर यूज करते थे? तो न्यूलैंड के सर्वे के अंदर इसका क्या करते थे? यूज करते थे। लेकिन वर्तमान समय में तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए आपके सिलेबस के अंदर इसको क्या किया गया? इंक्लूड। बोलते कहां कहां इंपॉर्टेंस है? तो बोलते साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान के अंदर इसका यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का। और डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक सर्किट जब बनाते हो ना तो उसके अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। भाई यूज कैसे होता है वो तो आगे डिटेल में देखने तब पता लगेगा कि भूकंप विज्ञान के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे होता है। मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, जब इसको आगे और डिटेल में पढ़ते हैं ना भूकंप विज्ञान, वहां पे बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज होती है। किसी परमाणु की अवस्था को बताने में इसका यूज होता है। डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एन एटम, परमाणु की अवस्था को बताने में इसका यूज होता है। प्रिडिक्टिंग द हाइट ऑफ टाइड्स इन द ओशियंस के अंदर जो टाइड्स आते हैं ना उनकी हाइट मेजर करने में भी किसका यूज होता है? ट्रिग्नोमेट्री का। एनालाइजिंग ए म्यूजिकल टोन, कोई म्यूजिक की टोन का एनालिसिस करने में भी इसका क्या होता है? यूज होता है। और मैनी अदर एरियाज, और भी बहुत सारे एरियाज हैं जिनके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का क्या होता है? यूज। ये इंट्रोडक्शन से पेपर के अंदर आपके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पहली बात तो ये। फिर आप बोलोगे सर इसको पढ़ाने की जरूरत ही क्या है? जब ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन से पेपर के अंदर क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा तो इसको पढ़ाने की फिर जरूरत ही क्या है? अगर मुझे एक बात बताओ, अगर जब यहां से क्वेश्चन नहीं बने तो फिर एनसीईआरटी वाले ने इसको इंक्लूड क्यों किया? डायरेक्ट वो क्वेश्चन ही दे देता। जब एग्जाम में आने ही क्वेश्चन है तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे दिए जाए। तो अगर ये चीजें आपको समझ नहीं आएंगी तो फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन भले करके एग्जाम में स्कोर अच्छा कर पाएंगे, लेकिन आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा। अभी तो आपको लगता है जब एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता ही नहीं है तो हम इसको पढ़ें क्यों? डायरेक्ट क्वेश्चन ही करें, फिर थ्योरी पढ़ने की भी कहां जरूरत आ रही है? फिर एनसीईआरटी जिसने लिखी है वो इनको इंक्लूड क्यों करता? वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही से बना देता।
जब इनका इंपॉर्टेंस ही नहीं है तो पहली बात तो भले ही एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बने या ना बने, ये इंपॉर्टेंट तो है, इंट्रोडक्शन पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है। इंट्रोडक्शन से हमें चैप्टर की समझ बनती है। कितना समय लग गया हमें? 5 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट वेस्ट हो गए क्या आपके? न्यू है ना, इससे सब्जेक्ट की समझ बनी है। अब सब्जेक्ट की समझ क्या बनी है? हमें पता लगा कि पहली बात तो जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है ना वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन से मिलकर बना है। फिर हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है, तो मैंने कहा जो ट्राइंगल्स की जो साइड्स होती है ना उसको मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का क्या हुआ? यूज हुआ। फिर हम बोलते हैं कि शुरुआती समय में जो सी कैप्टन्स थे ना वो नेविगेशन के अंदर इसका यूज करते थे और इंजीनियर्स सर्वे के अंदर इसका यूज करते थे शुरुआती समय में तो। लेकिन बाद में हम जैसे जैसे देखते गए जो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत जगह यूज होने लगा। फिर मैंने कहा कहां कहां पे यूज होने लगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो बोलते ओशियंस के अंदर जो टाइड्स आती है उनके अंदर भी, म्यूजिकल टोन के अंदर भी, भूकंप विज्ञान के अंदर भी इसका क्या होता है? यूज होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हो उसके अंदर भी इसका क्या होता है? यूज होता है। परमाणु की अवस्था बताने में भी इसका क्या होता है? यूज। डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एन एटम। आप मान लो कहीं पर जाएं और आपसे एक ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां कहां पे होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां कहां पे होता है? और आपको एक 5 ऑप्शन दे दें कि भूकंप विज्ञान में इसका यूज होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में इसका यूज होता है, एटम की स्टेट डिस्क्राइब करने में इसका यूज होता है, ओशंस की टाइड मेजर करने में इसका क्या होता है यूज, तो वहां पे कर पाते क्या इसको? नहीं कर पाते ना, जबकि एनसीईआरटी के अंदर तो है। तो हम इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने बताया और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। आगे चले, और ये एनसीईआरटी के अंदर ही दिया गया। आगे चलते हैं, इतनी बात सबको क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलो। अब ये चीजें आप देखते नहीं हो, देखना है कितनी इंपॉर्टेंट है, जबकि आप ये चीज छोड़ देते हो। इन अर्लियर क्लासेस, पहले की क्लासों के अंदर, यानी कि क्लास 9th, क्लास 10th, 8th, अभी आप 11th में आ चुके हैं, तो अर्लियर क्लासेस मतलब 8th 9th 10th 7th, वी हैव स्टडीड द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल्स एज द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है, ये राइट एंगल ट्राइंगल्स है, तो उनकी साइड्स का रेशियो निकालते थे, नहीं निकालते थे? एक्यूट एंगल के रूप में। याद करो, ये याद आ रहा है कि आपको? ये आपका बेस रहता था जिसके ऊपर 90 डिग्री और जिसके ऊपर एंगल बनता है, जिसके ऊपर 90 डिग्री और जिसके ऊपर एंगल बनता है, क्या तो उसको एडजेसेंट बोला जाता है? क्या बोला जाता है? एडजेसेंट। या फिर उसको क्या बोला जाता है? बेस। क्या बोला जाता है? बेस। जिसके ऊपर राइट एंगल बनता है या फिर 90 डिग्री का बनता है उसको क्या तो ऑपोजिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑपोजिट। और या फिर उसको क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। और राइट एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट सामने वाला उसको क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस। क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस। तो क्लास 9th और 10th में हम ये पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके कि साइन थीटा इसके इक्वल होता है? ये पढ़ चुके हैं। कोस थीटा इसके इक्वल होता है, ये पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके? याद करने की कोशिश करो। साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है, नहीं होता? ये फॉर्मूले आप याद करने की कोशिश करो। ये आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके? ये 6 फॉर्मूले आपको याद आ रहे हैं, नहीं आ रहे? अगर आप पढ़ चुके हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ चुके तो आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ये याद करने की कोशिश करो। हिंदी मीडियम वाले तो ऐसे याद करते थे और इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे याद करते थे। साइन थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर। साइन थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बोल दो चाहे ऑपोजिट बोल दो, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसके इक्वल होगा? साइन थीटा। कोस थीटा किसके इक्वल होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कोस थीटा से बेस बोल दो चाहे एडजेसेंट बोल दो, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का मतलब ऑपोजिट और एडजेसेंट का मतलब बेस, तो चाहे परपेंडिकुलर अपॉन क्या बोल दो। फिर साइन, ये तो होता है साइन, ये कोस, ये टेन। फिर कोसेक किसके इक्वल होगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर।
हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बोल दो या ऑपोजिट बोल दो, साइन कोस, तो सेक, सेक किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, और फिर ये कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और हिंदी मीडियम वाले लंब बट्टे करण, लंब, लंब का मतलब ऑपोजिट वाला, हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस, तो हिंदी मीडियम वाले इससे याद करते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले इससे याद करते हैं। याद करने की कोशिश करो, क्या क्लास 8th क्लास 9th और 10th के अंदर हमने पढ़ाता नहीं पढ़ाता? ये 6 फॉर्मूले हमने याद करने की कोशिश की थी नहीं की थी? ये 6 फॉर्मूले याद आ रहे हैं हमने कैसे बनाए थे? हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट तो इससे बनाते हैं ये 6 फॉर्मूले, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इससे याद करते हैं। याद करने की कोशिश करो। हो सकता है कि आपके टीचर ने परपेंडिकुलर की जगह ऑपोजिट काम में लिया होगा, बेस की जगह एडजेसेंट काम में लिया होगा, तो आपके टीचर ने ऐसे फॉर्मूला याद करवाया होगा आपको, और बेस की जगह एडजेसेंट। आपके टीचर ने क्या तो ऐसे याद करवाया होगा, परपेंडिकुलर की जगह क्या तो ऑपोजिट काम में लिया होगा, और एडजेसेंट की जगह क्या काम में लिया होगा, बेस। क्या तो ऐसे टीचर ने याद करवाया होगा इंग्लिश मीडियम वालों को, और या फिर टीचर ने इंग्लिश मीडियम वालों को ऐसे याद करवाया होगा? याद करने की कोशिश करो। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, इस प्रकार से ये 6 फॉर्मूले हम क्या करते हैं याद। तो ये लाइन देखो ये क्या बोलती है, इन अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड, हम पढ़ चुके हैं, द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो निकाल रहे हैं हम, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे करण, तो लंब का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हम क्या निकाल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो निकाल रहे हैं। एज द साइड्स, साइड्स किसकी ले रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की, तो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की परपेंडिकुलर हो गया, और ये राइट एंगल ट्राइंगल का क्या हो गया, हाइपोटेनस, तो उनकी साइड्स का रेशियो तो ले रहे हैं एक्यूट एंगल। तो ये जो थीटा रहता है ये कौन सा एंगल रहता है, एक्यूट एंगल ही तो रहता है। तो भाई अगर आप शुरू में बुक्स के अंदर दी हुई ये लाइनें नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलता कि हम क्या क्या पढ़ चुके? तो उसने खुद ने बताया, इन अर्लियर क्लासेस, पहले की क्लासों के अंदर वी हैव स्टडीड, हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड के रूप में, तो इन 6 रेशियो की बात करता है वो, इन 6 रेशियो की। और ये 6 रेशियो आज के बाद आपको याद रहने चाहिए। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इस फॉर्मूले से याद करेंगे, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट तो इस फॉर्मूले से इनको याद करेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इस फॉर्मूले से याद करेंगे। समझ पा रहे हो? इंग्लिश मीडियम वाले चाहे ऐसे आपके टीचर ने याद करवाया होगा, चाहे ऐसे, तो चाहे इसको चाहे परपेंडिकुलर बोल दो चाहे ऑपोजिट बोल दो, एक ही बात है। इसको परपेंडिकुलर बोल दो चाहे ऑपोजिट बोल दो, एक ही बात है। इसको एडजेसेंट बोल दो चाहे बेस बोल दो, एक ही बात है। और इसको हाइपोटेनस बोला जाता है। तो क्या तो आपके टीचर ने ऐसे याद करवाया होगा, क्या आपके टीचर ने ऐसे याद करवाया होगा, और नहीं तो अब याद कर लेना, आपको याद करने पड़ेंगे। और याद कैसे करते हैं, ये साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, फिर साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक, फिर नीचे से ऊपर कोसेक, सेक और कोट। ऐसे आपको 6 फॉर्मूले क्या करने होंगे, याद करने होंगे। देखो साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो आप 3 याद कर लेना, 3 आपको वैसे याद हो जाएंगे। बस आपको ये याद रखना, साइन का ऑपोजिट कोसेक होता है, कोस का ऑपोजिट सेक होता है, और टेन का ऑपोजिट क्या होता है, कोट। और फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद करवा दूंगा। आगे चलते हैं। तो आगे क्या बोलता है कि पहले की क्लासों के अंदर हम इस प्रकार के रेशियोज पढ़ चुके हैं। फिर आगे क्या बोलते हैं, वी हैव ऑल्सो स्टडीड, और हम क्या पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी पढ़ चुके हम। तो मैंने कहा मुझे याद नहीं आ रही कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ चुके पहले की क्लासों में, तो याद करने की कोशिश करो। क्या आप ये पढ़ चुके क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्या पढ़ चुके आप ये? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या आप ये पढ़ चुके? क्या आप ये पढ़ चुके क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये तो मैंने आपको भी बताया था कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन 1 अपॉन कोसेक होता है, कोस 1 अपॉन क्या होता है, सेक होता है, और टेन 1 अपॉन कोट होता है। क्या आप ये फॉर्मूले पढ़ चुके? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो लिख लो, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन
साइन थीटा। क्या इस प्रकार की ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हम पढ़ चुके हैं? क्या आपको याद आ रही है कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। और दो आइडेंटिटीज ये, एक tan थीटा और एक cot थीटा। पढ़ चुके हैं ना ये? तो आगे यही बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहता है कि पहले की क्लासों के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ इन रेशियो का यूज करना हम हाइट निकालने वाली प्रॉब्लम्स के अंदर कर चुके हैं। आप याद करने की कोशिश करो, कई बार आपको परपेंडिकुलर दे दिया जाता था और हाइट नहीं दी जाती थी, तो या फिर हाइपोटेनस नहीं दिया जाता, तो परपेंडिकुलर और हाइट निकालने के अंदर क्या हम कई बार इन रेशियो का यूज करते थे, नहीं करते थे? याद करने की कोशिश करो, क्या ये रेशियो यूज आते थे, नहीं आते थे? हाइट और डिस्टेंस यूज करने में तो आते थे। तो ये दो लाइनें यही बोलती हैं कि पहले की क्लासों के अंदर हम क्या क्या पढ़ चुके। तो पहले की क्लासों के अंदर हमें एक तो राइट एंगल ट्रायंगल के रेशियो पढ़ चुके और कुछ ट्रिग्नोमेट्री क्या पढ़ चुके, आइडेंटिटीज पढ़ चुके। तो ये तो बात हो गई कि पहले की क्लासों के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े हुआ क्या क्या पढ़े। अब आगे देखते हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर, यानी कि अब क्लास 11th स्टार्ट हो रही है। इन दिस चैप्टर वी जनरलाइज, हम जनरलाइज करेंगे किसको, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो था ना, उसको आगे पढ़ते हुए हम उसको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को किस में कन्वर्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के रूप में जनरलाइज करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम पढ़ते थे उसको अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो हम पढ़ते थे उसको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के रूप में क्या पढ़ेंगे, जनरलाइज करेंगे और उसकी क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिला के क्लास 11th के अंदर हम क्लास 9th और क्लास 10th के अंदर जो पढ़ चुके उसके आगे का पढ़ेंगे क्लास 11th के अंदर। अब आपको घर पे जाके क्या करना है, क्लास 9th और क्लास 10th के अंदर जो ये 6 रेशियो दिए हुए हैं ना, आपको पहले तो ये 6 रेशियो याद होने चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल के 6 रेशियो, जिसके ऊपर राइट एंगल और जिसके ऊपर एक्यूट एंगल बनता है उसको बेस बोलते हैं या एडजेसेंट बोलते हैं, इसको ऑपोजिट बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको हाइपोटेनस बोला जाता है। मैंने लिख दिया। ये 6 फॉर्मूले कैसे बने, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट तो लाल बट्टे कक्का से याद करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले ऑपोजिट, एडजेसेंट, ऑपोजिट, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एडजेसेंट। क्या तो ऐसे याद कर लेना, या परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। मेरे को तो इस प्रकार से याद रहता है तो मैंने तो इस प्रकार से याद कर रखे हैं। आप इस प्रकार से याद करना चाहो तो आप इस प्रकार से याद कर लेना, और आपको ये 6 फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। आगे चलें, इसके बाद आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी याद होनी चाहिए। ये 3 आइडेंटिटीज आपको ये याद होनी चाहिए, 6 आपको ये याद होनी चाहिए और 2 आपको ये याद होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जनरली सभी बच्चों की मेमोराइज हो चुका है और सभी बच्चों को लगभग ये आइडेंटिटीज आती भी हैं, और नहीं भी आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप याद करने की कोशिश करना, बाकी मैं क्लास में याद करवा ही दूंगा। तो अभी तक हमने शुरू से क्या देखा, हमने ये देखा कि चैप्टर फर्स्ट सेट हम कंप्लीट कर चुके, चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन हम कंप्लीट कर चुके, और अब आ चुके चैप्टर थर्ड के ऊपर। चैप्टर थर्ड का पहली बात तो नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फिर हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन से। मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, ट्रायंगल की साइड्स को क्या करना, ट्रायंगल्स की साइड्स को क्या करना, मेजर करना। फिर मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री डेवलप्ड कैसे हुई, तो सबसे पहले उसको सी कैप्टन्स और इंजीनियर्स ने क्या किया था, डेवलप्ड किया था। और वर्तमान समय में तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा क्या होता है, यूज होता है। मैंने कहा कहां कहां पे यूज होता है, ओशंस की टाइड्स को मेजर करने में, म्यूजिकल टोन को एनालिसिस करने के अंदर, सिस्मोग्राफी के अंदर इसका क्या होता है, यूज होता है, और भी बहुत जगह ट्रिग्नोमेट्री का क्या होता है, यूज होता है, जैसे कि हमने यहां पे पढ़ा था। बहुत सारी जगह ट्रिग्नोमेट्री का क्या होता है, यूज होता है। फिर हमने देखा कि पहले क्या ट्रिग्नोमेट्री शब्द हमने पहली बार सुना है क्या, नहीं, पहले की क्लासों के अंदर भी हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके। तो मैंने कहा क्या क्या पढ़ चुके पहले की क्लासों के अंदर, तो बोलता 8th 9th 10th में आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको निकालना आता था, जिसमें हम 6 फॉर्मूले याद करते थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, और उनके रेशियो हमने क्या कर लिए, याद कर लिए।
फिर मैंने कहा आप और क्या पहले की क्लासों के अंदर पढ़ चुके, मैंने कहा हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी पढ़ चुके। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, और एक टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस प्रकार की हम आइडेंटिटीज भी पढ़ चुके। बोलते अब क्लास 11th के अंदर क्या पढ़ोगे, हमने कहा कि क्लास 11th के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो था ना उसको जनरलाइज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को जनरलाइज करेंगे किसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर। अब कैसे जनरलाइज करेंगे हम सीखेंगे। और क्या पढ़ोगे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। मैंने कहा ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। क्या इससे पहले की क्लासों के अंदर आप ये पढ़ चुके क्या ये टेबल आपको याद आ रही है कि पहले की अर्लियर क्लासेस के अंदर हम ये टेबल बनाना आता है हमें? अगर किसी बच्चे को ये टेबल बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए आपसे। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1/2। साइन 45 की 1/√2। साइन 60 की √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। अभी तक तो हम 90 डिग्री तक पढ़ते थे। क्लास 9th क्लास 10th में तो हम एंगल सिर्फ कहां तक निकालते थे, 90 डिग्री तक। अब 11th क्लास के अंदर हम देखना और भी आगे एंगल निकालेंगे। पहले तो हम 90 डिग्री तक एंगल फाइंड करते थे ना, अब देखना हम बहुत आगे तक एंगल फाइंड करेंगे, जनरलाइज करेंगे। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। साइन का ऑपोजिट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक का देख लो, 1 के अपॉन में करना है, 1/0 अनडिफाइंड। 1 के अपॉन में करोगे, 1 के अपॉन में करोगे तो 2 पर चला जाएगा। 1 के अपॉन में करोगे √2, 1 के अपॉन में करोगे तो 2 पर चला जाएगा √3/2, और 1 के अपॉन में करोगे तो 1/1 कितना होता है, 1। तो साइन का अगर आपको याद है तो कोसेक का आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कोस का अगर आपको याद है तो आपको सेक का याद करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको टेन का याद है तो आपको कोट का याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो टेन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/कोट थीटा के, 1/कोट थीटा के। तो अगर आपको टेन का याद है तो कोट का याद करने की जरूरत नहीं है। और हम जानते हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1/कोसेक थीटा के, 1/कोसेक थीटा के। तो आपको अगर साइन थीटा का याद है तो आपको कोसेक थीटा का याद करने की जरूरत नहीं है। और हम जानते हैं कि जो कोस थीटा होता है ना वो किसके इक्वल होता है, 1/सेक थीटा के। कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 1/सेक थीटा थे। तो अगर आपको कोस थीटा याद है तो आपको सेक थीटा की याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये टेबल सभी बच्चे याद करेंगे। अगर बच्चों को टेबल आपको याद हो जाती है बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो मैं आपको क्लास के अंदर करवा दूंगा। आप घर पे जाके वीडियो के बाद में कोशिश करना क्लास 9 और 10 से इस टेबल को याद करने की कोशिश करना। पहले तो सोचना हमने ये टेबल पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, फिर आपको लगने की हमने भाई टेबल पढ़ी तो है, फिर इसकी कैसे बनी इसको याद करने की कोशिश करना। याद हो जाती है बहुत अच्छी बात है, नहीं मैं क्लास के अंदर करवा दूंगा। आगे चले, आगे चले। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, आपके एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ ये लाइन लिखी हुई थी, ये सिर्फ आपके एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन लिखी हुई थी। ये इसको मैंने खुद से बताया कि आप क्या क्या पढ़ चुके। अगर आप ये लाइन स्किप कर देते तो आपको समझ में आता कि क्लास पहले हम क्या पढ़ चुके और क्लास 11th में क्या पढ़ेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये लाइन नहीं पढ़ते तो आपको पता लगता था क्या कि क्लास 9 और 10th के अंदर तो हम क्या पढ़ चुके और क्लास 11th के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। उसने साफ कहा है पहले की क्लासों के अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ चुके, इसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम जनरलाइज करेंगे। पहले की क्लासों के अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ चुके, इन्हीं को हम जनरलाइज करके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किससे जनरलाइज होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से। आपको ये बात कैसे पता चली, ये हमने इससे पढ़ी। और इन 3 लाइनों को मैंने इस प्रकार से आपको बता दिया कि आप क्लास 9 और 10th में क्या क्या पढ़ चुके। इसके आगे कंटिन्यू करें। तो ये तो चैप्टर का आपका इंट्रोडक्शन यहां पे क्या होता है, कंप्लीट। क्लास देख लो कितना टाइम लगा, 15 से 20 मिनट लगी होगी। कितना टाइम लगा, 15 से 20 मिनट के अंदर हम ये देख चुके कि ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में हम क्या क्या पढ़ चुके। यहां तक सबको क्लियर है। अब हमारा यहां से क्लास 11th का चैप्टर क्या होता है स्टार्ट। यहां आपका जो पहला टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है एंगल। एंगल्स, हम एंगल्स की डेफिनेशन देखने वाले हैं। एंगल्स को हिंदी में कोण कहा जाता है। ये एंगल्स की डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद
ये एंगल्स होते हैं, एक को पॉजिटिव एंगल्स बोलते हैं, एक को नेगेटिव एंगल बोलते हैं। उसके बाद एंगल को मेजर करने के दो तरीके होते हैं, एक डिग्री मेजर होता है और एक कौन सा तरीका होता है, रेडियन मेजर। हम दोनों देखेंगे कि डिग्री मेजर क्या होता है और रेडियन मेजर क्या होता है। आज की क्लास हमारी यहीं पे फिनिश होती है क्योंकि आज हमारी चैप्टर 3 के ऊपर फर्स्ट लेक्चर है, इसीलिए मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन हमारे लिए जरूरी था, हम उसको स्किप नहीं कर सकते। एनसीईआरटी के अंदर दी गई हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं होती तो राइटर्स उसको एनसीईआरटी के अंदर इंक्लूड ही नहीं करते। तो मतलब इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट था, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। कल की क्लास के अंदर हम एंगल की डेफिनेशन देखेंगे कि एंगल बोलते किसको हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है और नेगेटिव एंगल क्या होता है, हम ये देखने वाले हैं। ये डायग्राम भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे बने। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एंगल्स को मेजर करने के दो तरीके होते हैं, एक डिग्री मेजर और एक रेडियन मेजर। इनकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके एग्जांपल्स करेंगे। इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास यहीं पे फिनिश होती है। यदि किसी स्टूडेंट ने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड हमारा नहीं देखा है तो पहले चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड देखें, उसके बाद ये चैप्टर देखें, आपको बड़ी आसानी के साथ क्या आएगा, समझ आएगा। मैं हर बार बोलता हूं, अगर आप मैथ्स को रटना नहीं चाहते हैं, मैथ्स को समझना चाहते हैं, मैथ्स को जीना चाहते हैं, तो सेट, रिलेशन और फंक्शंस अपने कंट्रोल में करो। मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और बाकी बच्चों की कंपेयर में आप खुद को बेहतरीन पाएंगे। ठीक है, एक बार मेरे कहने पे सेट, रिलेशन और फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करो। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आप लोगों के लिए यूजफुल है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, अपने स्कूल फ्रेंड्स, ट्यूशन फ्रेंड्स के पास मैक्सिमम शेयर करें। हम 42 नंबर क्लास के अंदर आ चुके हैं, तो अभी तक आप लोगों को हमारे ऊपर विश्वास हो चुका होगा कि हम आपका पूरा सिलेबस करवाएंगे, ठीक वैसे ही करवाएंगे जैसे स्कूल के अंदर करवा रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा पैसे देके ट्यूशन जाने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन के साथ, स्कूल के अंदर फिर भी आपके कोई एग्जाम्पल या कोई क्वेश्चन स्किप कर दिया जाता होगा, हमारे यहाँ नहीं किया जाता है। बिल्कुल हर एक एग्जाम्पल, यानी कि मिसलेनियस तक करवाते हैं हम लोग तो, है ना। तो इसी प्रकार आप लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।